साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे भारत के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस और वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। और ये देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं वो इंडियन इकोनॉमी के सामने एक चैलेंज के रूप में भी हैं और एक सुअवसर के रूप में भी हैं कि भारत की इकोनॉमी में किस विजन के साथ काम करना जरूरी है। ये सब चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। साथियों, इंटरनेशनल जो डेप्ट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट कल जारी किया गया और उसमें ये बोला गया है कि भारत जो विभिन्न देशों से और विभिन्न संगठनों से ऋण लेता है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और वो 670 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और अकेले 2023 में बात करें तो इसमें 31 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, 31 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। और इसके साथ साथ इसमें कई अन्य बातें भी बोली गई हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, भारत जो ऋण लेता है तो ब्याज की अदायगी करनी होती है, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है और वो 2023 में बढ़कर 22.54 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि 2022 में ये 15.8 बिलियन डॉलर था। इसमें यह भी कहा गया है कि लॉन्ग टर्म डेट जो स्टॉक है उसमें भारत में 7% की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर के 498 बिलियन डॉलर हो गया है। और शॉर्ट टर्म डेट जो स्टॉक है इंडिया का वो बढ़कर 126.2 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत आज दुनिया के तमाम देशों और संगठनों से जो ऋण ले रहा है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, डेप्ट का बर्डन इंडिया पर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जो विकास है वो भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत को इन सब चीज़ों को अदा करना है जिन देशों से लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास कैपेसिटी नहीं है लोन को रीपे करने की, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सेंसिटिव मुद्दा ये है कि अगर जो ऋण लेने की गति है, जो दर है, उसमें लगातार वृद्धि होगी तो उससे स्थितियां थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका मजबूत होना भी जरूरी है। ट्रेड जो डेफिसिट हैं वो भी नहीं होना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारा जो है व्यापारिक घाटा बढ़ रहा है, कई देशों के साथ ठीक भी हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट जिन जिन देशों के साथ बढ़ रहा है वो भारत के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि कैसे हम उन देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें। और इसी तरीके से डेप्ट की जो बात होती है कि ऋण हम जो ले रहे हैं उसके समाधान के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि हम इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा मजबूती से असेट जनरेशन का काम करें, परिसंपत्तियों का निर्माण करें। हम अपने डेवलपमेंट के लिए किसी दूसरे के रिसोर्सेज पर मोहताज ना हों। हम अपने प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर है और फिशरीज हैं उसमें इस लेवल का इन्वेस्टमेंट करें, इस लेवल का उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे असेट मिले। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ई कॉमर्स बिजनेस, डिजिटल जो बिजनेस है, इन सब चीज़ों में बहुत मजबूती लाएं। भारत ये भी देख सकता है कि उसका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो डिफेंस ट्रेड है अलग अलग देशों के साथ, वो मजबूत हो। भारत डिफेंस इक्विपमेंट और जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो दुनिया भर के देशों को बेचे और ज़्यादा पैसा प्राप्त करे, फॉरेन करेंसी प्राप्त करे। और इसी तरीके से भारत को अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी करने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में भारत का एक्सपोर्ट कम है उन सब जगहों पर भारत किस तरीके से एग्रीमेंट्स करके, किस तरीके से उन देशों को अपने फेथ में लेते हुए ग्रेटर मार्केट एक्सेस उन बाजारों में लेगा और उससे फॉरेन करेंसी अर्न करेगा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कई ऐसी हैं या कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हमें अपना बिजनेस, हमें अपना व्यापार बढ़ाना होगा, हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तब भारत एक मजबूत स्थिति में आएगा। क्योंकि लोन लेना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, इस तरीके का असेट को, अपने जो एग्जिस्टिंग असेट्स हैं उनको बेचना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता अपने डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में कहा जाता है और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के रूप में कहा जाता है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है, उसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो ऐसे में उसे अपने मैक्रो इकोनॉमिक विजन को इस लेवल पर ले जाना होगा कि हमें उसका ज़्यादा बेहतर आउटकम मिल सके।
हमें खुशफहमी में नहीं रहना है कि हमने हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके 600, 700, 800 बिलियन डॉलर पहुंच गया, या हम ट्रिलियंस में अब खेलने लगे हैं। हमने जो काम कर लिया है, जो अचीवमेंट ले लिया है, वो बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक प्रूडेंस के साथ, एक फिस्कल प्रूडेंस, एक विवेकशीलता जिसको कहते हैं, कि रैशनैलिटी के साथ कुछ ऐसे डिसीजंस लेने जरूरी हैं जिससे हमारी इकोनॉमी का जो बेस है, जो आधार है, वो और ज़्यादा मजबूत हो। क्योंकि अगर ऋण लेने की जो हैबिट है वो किसी देश की बढ़ती है, तो अल्टीमेटली बाद में उस देश को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केवल ऋण ही तो नहीं ले रहा है वो देश व्यापार घाटे का भी सामना कर रहा है। एफटीए के कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार उसे दिक्कतें होती हैं। तो कई स्तरों पर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही होती है या चुनौतियों का सामना कर रही होती है। कभी इकोनॉमिक रिसेशन भी रहता है, या मुद्रा से संबंधित जो समस्याएं हैं, मुद्रास्फीति से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सब का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में देश जो हैं चीज़ों को संभाल नहीं सकते। तो अगर मान लो डेट जो बर्डन है, उस वाले फ्रंट पे हमने कुछ रैशनल काम कर दिया, उसमें कमी अच्छे से कर दी, तो इंडियन इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत इस दिशा में महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए। और महत्वपूर्ण कदम उठाने का मतलब यही है कि ऋण अगर हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ऋण न लें। ऋण हम कब नहीं लेंगे? जब हमारे पास होगा। हमारे पास कब होगा? जब हम उसे जनरेट करेंगे। तो जनरेट करने का, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असेट जनरेशन सबसे बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए, कि चाहे रेलवे सेक्टर हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, या इनलैंड वाली जो चीज़ें हैं, इन सब क्षेत्रों में कहाँ कहाँ से भारत अपना अपना जो विजन है उसको स्ट्रांग करके इकोनॉमिकली असेट जनरेशन कर सकता है। हम कैसे एफटीए करेंगे किन किन देशों के साथ, और उस एफटीए में अगर हमें लॉस हो रहा है या ट्रेड डेफिसिट का कोई भी चांस अगर दिखता है, तो हम ऐसी चीज़ों को नकारें। श्रीलंका ने भी हाल में इस दिशा में बड़ा अच्छा एक बात बोली कि अगर कोई भी ऐसा देश है जिसके साथ श्रीलंका ने एफटीए किया है, अगर उसका जो है अहित, मतलब अगर श्रीलंका अहित झेलता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस एफटीए को स्क्रैप कर देगा। तो भारत को भी इस चीज़ को देखना आवश्यक है कि कौन से ऐसे संगठन हैं या देश हैं जिनके साथ एफटीए उसके पक्ष में नहीं है, कौन से ऐसे बड़े रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। भारत अभी इस समय ईयू के साथ एफटीए पर बात कर रहा है, ब्रिटेन के साथ बात कर रहा है एफटीए पर। इसके अलावा मर्कोसुर, जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन सब संगठनों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन यहाँ पर अगर मुक्त व्यापार समझौता होता है और उसका लॉस भारत को झेलना पड़े, तो भारत को अल्टीमेटली फिर ऋण वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ऋण लेना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, आईडीए हो या आईएफसी हो या आईबीआरडी हो, मीगा हो, या आईएमएफ के जो ऑर्गन्स हैं, उन सब से लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत अपनी एफटीए पॉलिसी को अच्छे तरीके से रैशनलाइज करे। और ऐसा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि भारत अपने एफटीए पॉलिसी को रैशनलाइज नहीं कर रहा है। भारत इस दिशा में सतर्क तरीके से काम कर रहा है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है, क्योंकि सतर्कता नहीं रहती तो दुर्घटना घटित होने में देर नहीं लगती। और इसी तरीके से भारत अलग अलग देशों में अपना जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी है उसे मजबूत करना होगा। अफ्रीका में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इस पे हमें विचार करना होगा। जो इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके हो सकते हैं, कैसे हम फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ मिल करके इस दिशा में काम कर सकते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण जो है परिणाम हमें दे सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को ही देख लें, जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सब ने चीन से बहुत बड़े पैमाने पर लोन लिया, और भी देशों से ये लोन लेते हैं। मिलेनियम जो चैलेंज एक प्रोग्राम है, उसके माध्यम से भी लोन लेते हैं, सहायता मिलती है। तो अगर ऐसे जो लोन लिए जाते हैं और उनका पेमेंट करने में, लोन रीपेमेंट करने में इनको अपनी पूरी जीडीपी का 15 से 20% तक खर्च करना पड़ जाता है, तो इनकी अर्थव्यवस्था का कंगाल होना या तबाही की दिशा में जाना स्वाभाविक हो जाता है। भारत के साथ
टचवुड वो बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है इस मामले में बहुत सतर्क तरीके से काम करता है। कितना लोन लेना है, कितना कब पेमेंट करना है, उस मामले में भारत जो है रेशनल तरीके से काम करता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जैसे जैसे भारत की ज़रूरतें बढ़ी हैं, भारत में जो मिडिल क्लास है, जो अलग अलग क्लास हैं इकोनॉमी के सेक्टर के, उनकी जो ज़रूरतें पूरी करनी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जो इंडिया को पैसा खर्च करना है, तो भारत की जो ज़रूरतें हैं और भारत का जो खर्च है वो लगातार हाल के समय में बढ़ा है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, हाईवे बन रहा है, अलग अलग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन पर बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, डिजिटल कैंपेन चलाए जा रहे हैं, डिजिटल भारत का जो लक्ष्य है उसमें कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। तो भारत की ये जो ज़रूरतें हैं उन सबको पूरा करने के लिए ये करना पड़ता है। तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन में फंसना बहुत बुरी बात है, और उससे इकोनॉमी को प्रभावित होने देना ये भी बहुत बुरी बात है। साथियों, अंत में आपको दो प्रीलिम्स से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है वो तमाम ऐसे देश हैं जो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो ऋण जाल से बाहर निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक बहुत से देशों को मदद देता है, और उसके लिए वर्ल्ड बैंक दो इनिशिएटिव लेकर के चलता है। एक इनिशिएटिव का नाम है HICP, यानी हैविली इंडेटेड जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड इनिशिएटिव, और एक है MDRI यानी मल्टीलैटरल जो डेट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। तो MDRI इनिशिएटिव और जो दूसरा HCPI इनिशिएटिव है, उन दोनों इनिशिएटिव्स को आप याद रखें। ये IAS में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? आप हमें भारत का जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है या भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए ऋण की जो बोझ है उससे बचने के लिए, उस पे जो आपका विचार और तर्क है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।